प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का संतोष आश्रम गुरुकुल की यूट्यूब कक्षा में स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 में कविकुल गुरु कालिदास पाठ के गद्यांशों की विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग 8वें गद्यांश की विस्तृत व्याख्या देखेंगे। सर्वप्रथम गद्यांश का उच्चारण। कालिदास काव्येषु अंगीरसः श्रृंगारो अस्ति, तस्य पुष्ट्यर्थं करुणादयो अन्यो रसाः अंगभूताः। रसानुरूपं क्वचित् प्रसादः क्वचिच्च माधुर्यं, तस्य काव्योत्कर्षे साहाय्यं कुरुतः। वैदर्भीरीतिः कालिदासस्य वाग्वश्येव सर्वत्र अनुवर्तते। अलङ्कारयोजनायां कालिदासो अद्वितीयः। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इत्युक्तिः, उपमायोजनायाम् एव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् आख्याति। तथापि उत्प्रेक्षा अर्थान्तरन्यासादीनाम् अलङ्काराणां विनियोगः तेन अतीव सहजतया कृतः। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुन्तले वस्तुविन्यासः अनुपमः, चरित्रचित्रणं सर्वथा अनवद्य, संवादशैलीं सम्प्रेषणीयस्ति। सममेव भारतीयसंस्कृत्यनुमतानां धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानां मानवमूल्यानां प्रकाशनं कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। आश्रमवासिनी शकुन्तलां निर्वर्ण्य मनसि कामप्ररोहम् अनुभूय दुष्यन्तः तावत् शान्तिं न लभते यावत् तां क्षत्रियपरिग्रहक्षमां विश्वामित्रस्य दुहितेयम् इति न अवैति। कण्वस्य अनुज्ञां विना गन्धर्वविधिना कृतः विवाहः उभवापि तावत् प्रताडयति यावद् एकतः शकुन्तला मारीचि आश्रमे तपश्चारेण अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षालयति। अपरतः दुष्यन्तः अङ्गुलीयलाभेन लब्धस्मृतिः शतभृशं पीड्यमानः प्रायश्चित अग्नौ आत्मशुद्धिं न कुरुते। तदनन्तरमेव तयोः दाम्पत्यप्रेम निष्कलुषं भवति, पुत्र उपलब्धौ च परिणमते। इस तरह हमने संस्कृत गद्य का उच्चारण किया। इस गद्यांश की जो मुख्य है, यानी जिसको हम शार्ट में कहेंगे प्रसंग, तो प्रसंग रूप में इस गद्यांश में महाकवि कालिदास के रस, अलंकार, रीति और संवाद शैली, यानी उन्होंने अपनी रचनाओं को किस तरह से रचा, किस तरह से उसको ढाला, किस तरह से उसका वर्णन किया कि वे महाकवि और अद्वितीय कवि हो गए। तो उसी का वर्णन है। उन्होंने कौन से किस रस का प्रयोग किया है, किस अलंकार का, किस रीति के कवि हैं, ये सारी बातों का विस्तृत रूप से उनकी रचनाएं हमको क्या सिखाती हैं, ये सारी बातें इस गद्यांश में हैं। यानी प्रसंग रूप में हम यह कह सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में महाकवि कालिदास के रचना वैशिष्ट्य के विषय में वर्णन है। अर्थ देखते हैं। कालिदास काव्येषु अंगीरसः श्रृंगारो अस्ति। श्रृंगारो अस्ति में पूर्व रूप संधि। कालिदास काव्येषु, कालिदास काव्येषु। जब आपको विभक्ति और कारक का परिचय बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, यानी जहाँ पर श्रेष्ठता प्रकट करनी होती है, बहुत लोगों के बीच में किसी एक को श्रेष्ठ करना होता है, या फिर कोई एक मुख्य बात बतलानी होती है, तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि रस बहुत सारे हैं, लेकिन कालिदास काव्येषु, कालिदास के काव्यों में जो है अंगीरस, मुख्य रस यानी प्रधान रस, अंगीरस क्या है? श्रृंगारो अस्ति, श्रृंगार रस है। रस कितने हैं? 9। उन 9 रसों में जो मुख्य रस है कालिदास का, कालिदास के काव्य में, वो कौन सा रस है? श्रृंगार रस। तो कालिदास के काव्य में श्रृंगार, कालिदास के काव्यों में श्रृंगार रस
मुख्य है, श्रृंगार रस प्रधान है, श्रृंगार जो है अंगी रस के रूप में विद्यमान है। आगे क्या है? अच्छा, श्रृंगार है तो और कोई रस नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बता रहे हैं कि तस्य पुष्ट्यर्थम करुणादयो अन्य रसाः अंगभूता। जिस तरह से किसी का हाथ बहुत मजबूत हो लेकिन पैर, पेट, दिमाग बिल्कुल कमज़ोर हो तो कुछ काम नहीं होगा, उसी प्रकार से, या फिर दिमाग ही बहुत ज़्यादा मजबूत हो और शरीर में कुछ न हो तब पर भी कुछ नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि केवल करुण श्रृंगार रस का प्रयोग करेंगे तो श्रृंगार की योजना पूरी तरह से भद्दी दिखाई देने लगेगी, खराब हो जाएगी वो। तो कह रहे हैं कि उसकी पुष्टि के लिए, पुष्टि अर्थम तस्य पुष्टि अर्थम, तस्य मतलब उसके श्रृंगार रस, उस श्रृंगार रस के बढ़ावे के लिए, पोषण के लिए करुणादयो अन्य रस, देखो करुणादयो में भी पूर्व रूप संधि हुई है, करुण आदि अन्य रसों का, रसः रसौ रसाः बहुवचन, अंगभूताः अंगभूत हैं, यानी करुण आदि अन्य रस। श्रृंगार तभी परिपक्व होगा, श्रृंगार को पोषण तभी मिलेगा कि जब करुण आदि अन्य रस काव्य में हो। तो तस्य पुष्ट्यर्थम, उसके बढ़ावे के लिए, उसकी पुष्टि के लिए, उसके विकास के लिए करुण आदि अन्य रसों को अंगभूत ग्रहण किया गया है, स्वीकार किया गया है, इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। अब ये तो रस की बात हो गई। अब गुण, इनके काव्य में गुण कौन सा है उसके बारे में अगली लाइन में बोल रहे हैं, अगली पंक्ति में, रस अनुरूपम क्वचित प्रसाद क्वचित च माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षम सहाय्यम कुरुते। गुण कितने होते हैं? 3, माधुर्य, प्रसाद, ओज। तो सबसे अच्छा होता है माधुर्य और प्रसाद, प्रसाद सबसे अच्छा, माधुर्य, ओज गुण लोग बहुत कम पसंद करते हैं, वो केवल वीर रस या फिर भयानक रस या फिर रौद्र रस में। तो कालिदास, जो चीज़ कम पसंद की जाती है, जो अच्छी नहीं लगती, उसका प्रयोग करना बेकार है, और कालिदास ने कहीं पर प्रयोग भी नहीं किया। तो कह रहे हैं रस के अनुरूप, यानी जैसा रस है उसी के अनुरूप, क्वचित प्रसाद, कहीं पर प्रसाद गुण, क्वचित च माधुर्यम, और कहीं पर माधुर्य गुण, तस्य, अब यहाँ पे तस्य का मतलब उनके, यानी कालिदास के, काव्योत्कर्षे, काव्य धन उत्कर्षे, गुण संधि हुई है, उनके काव्य के उत्कर्ष में, उत्कर्षे में सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो उनके काव्य के उत्कर्ष में सहाय्यम कुरुते, सहायता करता है, सहायता करती है। उत्कर्ष यानी, उत्कर्ष का मतलब होता है उत धन कर्ष, यानी जिसको उठाने में खींचा जाए, यानी जिसको विकास किया जाए। तो जो रस के अनुरूप इन्होंने प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रयोग किया है, वह इनके काव्य के उत्कर्ष में सहायता करता है। रस का वर्णन किया इन्होंने, अब गुण बता दिए। अब कालिदास ने किस रीति का अनुसरण किया है? रीतियाँ 5 हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, सानुप्रास, 4 मुख्य हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, एक सानुप्रासा लाटी कही जाती है। तो उन 5 रीतियों में सबसे अच्छी रीति है वैदर्भी रीति। तो कालिदास ने सारी अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया। देखिए, जब हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो अपने आप अच्छे बन जाएंगे। इन्होंने श्रृंगार रस का ग्रहण किया, उसके बढ़ावे के लिए करुण आदि अन्य रस लिए, प्रसाद और माधुर्य गुण का ही प्रयोग किया, ओज गुण का प्रयोग ही नहीं किया। और रीत में जो है वैदर्भी रीत कालिदासस्य वागवश्यो सर्वत्र अनुवर्तते। वैदर्भी रीत कालिदासस्य, कालिदास के वागवश्य, वाणी में आवश्यक रूप से सर्वत्र दिखाई पड़ती, यानी इनकी वाणी में, इनकी रचना में जो है वैदर्भी रीति ही सब जगहों पर दिखाई पड़ती है। रीति हो गया। अब अलंकार, अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय है। यह बात बहुत ही प्रसिद्ध है, ये सूक्ति है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, अपने पुस्तक में इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अलंकार योजनायाम, अब यहाँ पर भी देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अलंकार योजना में कालिदासो अद्वितीय, कालिदास अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब न द्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हुआ हो वह अद्वितीय है। तो अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं, आज तक उनके समान कोई। अलंकार योजना, उन्होंने कैसे कैसे अलंकारों को, कहाँ पर किस अलंकार की योजना करनी है, और उस ढंग का, उसी ढंग की योजना की, और उसी योजना के कारण, उस अलंकार योजना के कारण कालिदास को अलंकार योजना में अद्वितीय माना जाता है।
माना ही जाता नहीं, हम लोग मानते हैं, मानना पड़ेगा, क्योंकि आज तक उनके समान कोई दूसरा हुआ भी नहीं। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ये भी बहुत प्रसिद्ध बात है कि यद्यपि उपमा कालिदासस्य इति युक्ति, यद्यपि यह बात प्रसिद्ध है कि उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदास की है, इति युक्ति, यह युक्ति जो है उपमा योजनायाम एवं, उपमा योजना में ही कालिदासस्य, कालिदास की वैशिष्ट्यम, विशिष्टता को आख्याति बतलाती है। ये कहावत, ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध कहावत है, बहुत प्रसिद्ध बात है, लगातार चली आ रही है। उपमा कालिदास है, उपमा कालिदास की है, यानी उपमा ही, उपमा अलंकार पर कालिदास का एक छत्र राज था। जैसी उपमा इन्होंने की दीपशिखा या फिर वागर्थाव्यूह संपृक्त, वैसी बहुत सारी उपमाएं जो इन्होंने की आज तक न कोई कर पाया, और सर्वप्रथम इन्होंने की। तो उपमा योजना जो है और उपमा अलंकार ये कालिदास का है, यह उक्ति प्रसिद्ध हो गई। तो इससे यह सुन करके ऐसा लगता है कि केवल उपमा योजना में ही कालिदास को विशिष्टता प्राप्त थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यद्यपि उपमा कालिदास की है, यह युक्ति उपमा योजना में ही कालिदास की विशिष्टता को आख्यात मतलब बताती है। तथापि मतलब फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि नाम अलंकाराणाम विनियोग तेन अतीव सहजतया कृत। उन्होंने उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में अत्यंत अतीव सहजतया, बहुत ही सरलता से किया। ये नहीं कि किसी को हमको उपमा अलंकार आता है तो और अलंकारों का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे, बहुत ही सरलता से उन्होंने किया। उत्प्रेक्षा अलंकार भी इनकी रचनाओं में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, अर्थांतरन्यास के और अन्य जितने अनुप्रास, यमक, इनके भी उदाहरण बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, बहुत रमणीय उदाहरण इन्होंने अपनी रचनाओं में रखे हैं। न केवल उपमा के बल्कि उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अन्य अनेकों अलंकारों के। तो ये नहीं केवल उपमा कालिदास की है, ये लाइन में इन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि उपमा कालिदास की है। यह युक्ति जो है उपमा योजना में ही कालिदास की विशेषता को बतलाती है। फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का विनियोग उन्होंने अत्यधिक सहजता से किया है। रस हुआ, गुण हुआ, रीति हुई, अलंकार हो गया। अब क्या है, अब वस्तु विन्यास, चरित्र चित्रण, इसके विषय में कोई भी रचना है, अगर उसमें कौन सी वस्तु कहाँ है, नाटक हो रहा है, विवाह का सीन है, और वहाँ पर यदि जन्म के समय के पर्दे लगा दिए जाएंगे तो वो नाटक फ्लॉप हो जाएगा, वो नाटक पसंद नहीं किया जाएगा। किस वस्तु को कहाँ पर रखनी है रचना में, कहाँ पर हमको श्रृंगार रस रखना, श्रृंगार रस, नायक नायिका का मिलन हो रहा है, वहाँ पर हास्य रस रख दिए तो सारी रचना खराब। नायक नायिका का वियोग हो रहा है, वहाँ पर श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, तब पर भी सब कुछ खराब। चरित्र चित्रण, राजा के पात्र को कम बातें बोलनी है, राजा के पात्र को योग्य कथन न दे करके सूत्रधार को बहुत बढ़िया बढ़िया कथन, बढ़िया बढ़िया श्लोक, बढ़िया बढ़िया सूक्तियाँ दे दी गई, तो चरित्र चित्रण भी गड़बड़ हो जाएगा। तो कहाँ पे किसको कौन सा चरित्र किस ढंग से दर्शाना है, किस वस्तु को किस ढंग से अपनी रचना में रखना है, यह भी इनको बहुत ही अच्छे से इन्होंने उसका प्रयोग किया। कालिदास से नाट्य कृतिषु, कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेष बहुत सारी 3 नाटक हैं इनके। उन 3 नाटकों में जो है विशेष रूप से शाकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतल में वस्तु विन्यास अनुपम है, यानी उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। और चरित्र चित्रण सर्वथा अनुवद्य संवाद शैली संप्रेषणीय, चरित्र चित्रण जो है उसमें लगातार एक दूसरे से संवाद करने की जो शैली है कि कौन सी बात सामने वाले को भेजी गई है, सामने वाले की तरफ से कौन सी बात हमारी तरफ आएगी, ये सब जो संप्रेषणीयता है ये भी बहुत ही सुंदर है। तो कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेष रूप से अभिज्ञान शाकुंतल में वस्तु विन्यास अनुपम है, और चरित्र चित्रण जो है सर्वथा वंदना योग्य है, और संवाद शैली जो है, संवाद की शैली वो संप्रेषणीय है। इस प्रकार इसके आगे हम अगले वीडियो में इसी का पार्ट 2 करके डालेंगे, आप उसको देख लेंगे। कहीं पे न समझ में आया हो तो आप लोग सभी, जिसको न समझ में आए वो कमेंट करके लिखे, कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क करें। हम आपके ज्ञान के लिए हर समय उपस्थित हैं। जय
संस्कृतम जयतु भारतम।